गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 38 फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह। और इससे पहले कि हम सभी प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल पर। सो गाइज, जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ मिल सकें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर 38। तो यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, विच सेंचुरी इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंटेरोगेशन एंड एंजाइटी, यानी किस सेंचुरी को इंटेरोगेशन और एंजाइटी का एज कहा गया। तो यहाँ पर मॉडर्न एज की बात हो रही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 20th सेंचुरी। एक्चुअली इस प्रैक्टिस पेपर में 38 में हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो सभी मॉडर्न एज से संबंधित हैं। इससे पहले हम काफ़ी सभी पीरियड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते आए हैं, जैसे रेनेसा था या फिर न्यू क्लासिकल पीरियड था, फिर रोमांटिक पीरियड के भी हमने डिस्कस किया, और अब विक्टोरियन पीरियड को करने के बाद मॉडर्न एज पर हम आ गए। तो यहाँ पर मॉडर्न एज जो था हमारा, ये इंटेरोगेशन और एंजाइटी का युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा और निराशा देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक तरह से वार पीरियड था। यहाँ पर वर्ल्ड वार शुरू हो गए थे, तो लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है विच रेवोल्यूशन शेक मैंस फेथ इन अथॉरिटी ऑफ रिलीजन। किस रेवोल्यूशन के ने जो आम लोग थे उनके विश्वास को हिला दिया। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि एक तरह से जो मॉडर्न एज है उसे साइंटिफिक एज माना जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ईयर इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का अंत की शुरुआत कब हुई? 1900 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी फेजेस द मॉडर्न एज इज डिवाइडेड। मॉडर्न एज कितनी फेजेस में डिवाइडेड था? तो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी 3। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। 1901 से और 1945 तक के पीरियड को मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज का कौन सा पीरियड था? तो फर्स्ट फेज की शुरुआत हुई थी 1901 से 1918। इस टाइम को फर्स्ट फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच फेज इज नोन फॉर अनरेस्ट एंड एंजाइटी। किस फेज को अनरेस्ट और एंजाइटी का फेज माना जाता है? सो फर्स्ट फेज को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फेज द राइटर्स गेव अप आइडलिज्म। किस फेज में राइटर्स ने आइडलिज्म को गिव अप कर दिया? सो ये था फर्स्ट फेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच पीरियड वाज नोन एज सेकंड फेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर का कौन सा पीरियड सेकंड फेज के नाम से जाना जाता है? सो 1919 से लेके 1945 के फेज को हम सेकंड फेज के नाम से जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन विच फेज ब्रिटिश एम्पायर वॉज डिकिंग। यानी कौन से फेज में जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका पतन शुरू हुआ? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही फेज कहे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज के साथ ही जो ब्रिटिश एम्पायर था इसका पतन शुरू हो गया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फेज इज़ नोन फॉर वार्स। कौन सा जो फेज़ है वो वॉर के लिए जाना जाता है? सो ये सेकंड फेज था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी और फिर यहाँ से वार का टाइम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच फेज इंडस्ट्री वॉज डेवलपिंग। किस फेज में इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हुई, उनका विकास हुआ?
तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही फेज़ थे जब इंडस्ट्रीज़ का मतलब विकास होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस एज को, मॉडर्न एज के साथ में, मॉडर्न एज को ही वैज्ञानिक युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तेज़ रफ्तार के साथ इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच ईयर द थर्ड फेज स्टार्टेड, किस ईयर से थर्ड फेज स्टार्ट हुआ। सो ये 1945 से 1945 के बाद हमारा जो है हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट होता है और इसी को थर्ड फेज के नाम से जाना जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, मॉडर्निज्म को मतलब मॉडर्न एज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। तो पहला 1901 से लेके 1918, फिर 1919 से 45 एंड 45 के बाद में आपका तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे हाई मॉडर्निज्म के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु वर द डोमिनेटेड पोइट्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, जो मॉडर्न पोइट्री थी उसके डोमिनेटेड पोइट कौन थे। ठीक है, तो आपने जैसे पीछे पढ़ा, जैसे एलिजाबेथ को हम पढ़ रहे थे तो उसमें जो डोमिनेट पोइट थे शेक्सपियर थे। ठीक है, फिर हम ऐसे मिल्टन को पढ़ रहे थे रोमांटिक पीरियड में, जैसे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ थे डोमिनेट पोइट, और केट्स यंगर जनरेशन में शैली वगैरह। वैसे ही मॉडर्न एज में जो डोमिनेट पोइट थे जिनका आधिपत्य रहा पोइट्री में, वो थे W.B. Yeats एंड T.S. Eliot। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आपके जो W.B. Yeats हैं और T.S. Eliot हैं, इन्हें मॉडर्न पोइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच पोइट ऑफ मॉडर्न एज इज कॉल्ड मोर ट्रेडिशनल, यानी मॉडर्न एज के किस पोइट को ज़्यादा ट्रेडिशनल माना जाता है। सो T.S. Eliot, W.B. Yeats, W.H. Auden या फिर स्टीफन स्पेंडर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जो W.B. Yeats हैं इन्हें मोर ट्रेडिशनल माना जाता है इन मॉडर्न एज। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ W.B. Yeats, जो W.B. Yeats थे इनका फुल नेम क्या था। तो इनका फुल नेम था विलियम बटलर ईट्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ओके, एंड नेक्स्ट है 16, हु रिवाइव एंशियंट इरिश ट्रेडिशन, एंशियंट जो इरिश ट्रेडिशन थी ना, इसको किसने रिवाइव किया यानी पुनर्जीवित किया। सो ये थे हमारे W.B. Yeats। W.B. Yeats चूँकि ये एक आयरलैंड से बिलोंग करते थे, आयरलैंड के पोइट हैं ये, तो इन्होंने वहाँ की जो ट्रेडिशंस थी उन्हें पुनर्जीवित किया, रिवाइव किया उनका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु रोड द पोएम द टावर, जो टावर पोएम है ये किसने लिखी है। सो ये W.B. Yeats ने लिखी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, W.B. Yeats wrote the tower। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु रोड द पोएम द वाइंडिंग स्टेयर, द वाइंडिंग स्टेयर लिखी है W.B. Yeats ने ये भी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, W.B. Yeats। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच कंट्री W.B. Yeats बिलोंग टू, यानी किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये आयरलैंड से थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हु रोड द पोएम द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड किसने लिखी है। तो वेस्टलैंड लिखी गई है T.S. Eliot के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और ये मॉडर्न एज का एपिक इसको मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोएम है मॉडर्न एज की, जो कि लिखी गई T.S. Eliot के द्वारा, और ये 5 भागों में डिवाइडेड है। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर द पोएम द वेस्टलैंड पब्लिश, किस ईयर में पब्लिश हुई थी। तो ये पब्लिश हुई थी 1922 को, और ये डेडिकेटेड है इजरा पॉन्ड को। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द पोएम द होलो मैन, ये किसने लिखी है पोएम। सो T.S. Eliot रोट द पोएम होलो मैन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु सैड दैट ही इज ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, किसने कहा कि वह हैं, यानी किसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो क्लासिसिस्ट हैं इन लिटरेचर में, रॉयलिस्ट हैं पॉलिटिक्स में, एंड एंग्लो कैथोलिक हैं इन रिलीजन, यानी धर्म से वो एंग्लो हैं, लिटरेचर में वो क्लासिक हैं, और पॉलिटिक्स में वो क्या हैं, रॉयल हैं। तो ये T.S. Eliot ने प्रोक्लेम किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हूँ,
खुद को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु एप्रिसिएटेड मेटाफिजिकल पोइट्री इन मॉडर्न एज एंड रोट एन ऐसे मेटाफिजिकल पोइट्स, यानी कि किसने मेटाफिजिकल पोइट्री को एप्रिसिएट किया मॉडर्न एज में, और मेटाफिजिकल जो पोइट थे उनके ऊपर क्या लिखा, ऐसे लिखा। तो ये टी.एस. एलियट थे, who appreciated metaphysical poetry in modern age and wrote an essay, Metaphysic Poets. So the right option will be A, T.S. Eliot. And next question number 25. Who wrote the critical work The Sacred Wood? So T.S. Eliot wrote the critical work The Sacred Wood. ये T.S. Eliot ने लिखा था. So the right option will be A. And next question number 26. Who coined the term ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ये एक टर्म कॉइन किसके द्वारा किया गया, बहुत ही फेमस टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इस फेज को कॉइन किया था टी.एस. एलियट ने, और इन्होंने जो अपना ये वर्क लिखा है क्रिटिकल वर्क द सैक्रेड वुड, इसी में इन्होंने इस फ्रेज को कॉइन किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द यंगर जनरेशन ऑफ पोइट इज आइडेंटिफाइड विद द डिप्रेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। क्योंकि मैंने बताया जो मॉडर्न एज है ना, इस एज में फर्स्ट वार, सेकंड वार, इतने ज़्यादा वार का एक तरह से ये एज था, तो लोगों में डिप्रेशन, डेस्पोंडेंसी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु कंपोज द पोएम द डबल मैन? ये जो डबल मैन है ये किसने कंपोज करी थी पोएम? देखिए इसके ऑप्शंस। डबल मैन इज कंपोज्ड बाय ऑर्डन, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर द पोएम द डबल मैन पब्लिश? किस ईयर में ये डबल मैन जो पोएम है ऑर्डन के द्वारा जो लिखी गई पब्लिश हुई थी? तो ये 1941 में पब्लिश हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1941। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट द पोएम सिटी विदाउट वॉल्स? सिटी विदाउट वॉल्स किसने लिखी है? सो ये भी W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, W.H. ऑर्डन। सभी मॉडर्न पोइट्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द पोएम डू नॉट जेंटल इन टू दैट गुड नाइट? ये पोएम किसने लिखी है? सो ये डायलन थॉमस ने लिखी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु रोट द पोएम एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन? ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? सो ये भी डायलन थॉमस के द्वारा लिखी गई है। डायलन थॉमस रोट द पोएम डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु रोट द पोएम चर्च गोइंग? सो चर्च गोइंग पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? सो फिलिप लार्किन के द्वारा ये लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, लार्किन रोट द पोएम चर्च गोइंग। एंड नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, इन विच पोएम दीज लाइन्स आर फाउंड? हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। ये लाइन्स हैं ये किस पोएम की हैं? सो ये लाइन्स आर टेकन फ्रॉम चर्च गोइंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए एंड रिटन बाय फिलिप लार्किन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट द हॉक इन द रेन? द हॉक इन द रेन पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? सो द हॉक इन द रेन पोएम इज रिटन बाय टेड ह्यूज। ये इनका 1930 में इनका जन्म हुआ था एंड 1998 में इनकी डेथ हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है क्योंकि इनको 1984 में राष्ट्रकवि बनाया गया ब्रिटिश का, और इन्हें मतलब ये चिल्ड्रन राइटर के रूप में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टेड ह्यूज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ऑड? यानी ऑड का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है? इट इज़ लॉन्गर देन लिरिक। सो ये भी एक ऑप्शन ठीक है, लेकिन मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर पूछा गया है। ये भी जबकि एक फीचर्स है ऑड का कि ये लिरिक से लॉन्गर होती है। ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इट इज़ रिटन ऑन ए सबलाइम सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। इट इज़ रिटन ऑन ए हिस्टोरिकल थीम, ये सभी ऑप्शन ठीक है। लेकिन जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है एक ऑड का, जो सबसे अलग उसे बनाता है, वो है एड्रेस।
सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, यानी कि इसको एक संबोधन गीत हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि संबोधन की फॉर्म में होता है, किसी न किसी को ये एड्रेस करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट हु हैज़ रिटिन पिंडारी कॉर्ड इन इंग्लिश, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट कौन है जिन्होंने पिंडारी कॉर्ड लिखी इंग्लिश में। इंग्लिश पोइट जिन्होंने पिंडारी कॉर्ड लिखी वो हैं थॉमस ग्रे। इन्होंने मतलब बेस्ट पिंडारी कॉर्ड लिखी हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जिनकी एक है द बार्ड एंड प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हु इज़ द पोइट ऑफ एन ओड टू हिमसेल्फ, ओड टू हिमसेल्फ के पोइट कौन है। सो ये लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज ए फॉर्म ऑफ ए क्लासिकल ऑड। तो पिंडारी कॉर्ड जो है क्लासिकल ऑड के रूप में जानी जाती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, पिंडारी कॉर्ड। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ऑड हैड ऑरिजिनेटेड इन रिलीजियस सेलिब्रेशंस एंड वर परफॉर्म एट, तो ये परफॉर्म होती थी फेस्टिवल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ऑड्स नॉर्मली इंक्लूडेड द फॉलोइंग, जो ऑड्स थी उनमें क्या इनमें से जो है इंक्लूड किया जाता है ऑड्स के अंदर। तो प्रेयर्स और प्रेज टू द गॉड, तो ये तो होता ही है ऑड में। स्टोरीज और मिथ फ्रॉम द हीरोइक पास्ट, ये भी होता है। मॉरल एंड मैगजिम्स एंड पर्सनल रेफरेंसेस, तो पर्सनल भी होती है ऑड। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे इसके। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स इज कॉल्ड, एक लॉन्ग नैरेटिव वर्स को, कविता को क्या कहा जाता है, तो इसे एपिक बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। रामायण एंड महाभारत आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो रामायण और महाभारत किसके उदाहरण हैं, तो ये एक एपिक के उदाहरण है, ये महाकाव्य होते हैं, हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। लव, सेलिब्रेशन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एपिक, सो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एलिटरेशंस एंड अदर वर्बल डिवाइसेस, यानी एलिटरेशंस और अदर वर्बल डिवाइसेस को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है टू मेक द लिरिक, लिरिक को क्या कर बनाने के लिए, म्यूजिकल बनाने के लिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, एक लिरिक को म्यूजिकल बनाने के लिए जो एलिटरेशंस हैं और अदर वर्बल डिवाइसेस हैं उनका फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। द कैवलियर पोइट आर ग्रेट लवर्स ऑफ, कैवलियर पोइट आर ग्रेट लवर ऑफ नेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। जो कैवलियर पोइट थे वो नेचर के क्या थे, ग्रेट मतलब नेचर लवर थे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अमंग द रोमांटिक लिरिक द वर्क ऑफ शैली रिमेन अनएक्सेल्ड, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। डैश इज आर ए ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, यानी इनमें से किसे ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेट राइटर माना जाता है, टेनिसन, ब्राउनिंग या फिर बोथ ए एंड बी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो टेनिसन है और ब्राउनिंग ये दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर हैं ऑफ विक्टोरियन एज। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। लिरिक प्रोस्पाइस इज रिटन बाय, सो दिस लिरिक इज रिटन बाय ब्राउनिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। जो प्रोस्पाइस है ये जो कविता लिखी गई है ब्राउनिंग के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है द फॉलोइंग MCQs 50 to 69 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कुछ यहाँ पर MCQs हैं 50 से लेके 69 तक जो कि शेक्सपियरियन कॉमेडी से लिए गए हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट वर्ड्स डज शाइलॉक अटर आफ्टर एक्सेप्टिंग द कोर्ट सेंटेंस, जब कोर्ट के द्वारा जो उसे जो सज़ा मिलती है शाइलॉक को, यानी कोर्ट का डिसीजन सुनने के बाद शाइलॉक के जो वर्ड्स होते हैं, लास्ट वर्ड क्या होते हैं जो वो बोलता है, आई एम नॉट वेल, यानी कि भाई अच्छा लगेगा ही नहीं ऑब्वियसली जब उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है और मतलब उसका जो है क्रिश्चियनिटी में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, आई एम नॉट वेल, वो बोल के निकल जाता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51।
वॉट डज बेसिनियो ऑफर द यंग लॉ क्लर्क हु सेवेज एंटोनियो, यानी कि जो बेसिनियो है वो क्या ऑफर करता है यंग न्यू लॉ क्लर्क को जब वो एंटोनियो को सेव करता है। सो बेसिनियो ऑफर द 3000 ड्यूकेट्स ओरिजिनली ड्यू टू शाइलॉक। ठीक है, तो ये 3000 ड्यूक्यूट हैं वो उसको ऑफर करता है बेसिनियो उस लॉ क्लर्क को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। What does Lorenzo order when he learns that Portia is on her way to Belmont? ठीक है, लॉरेंजो को जब ये पता क्या ऑर्डर देता है लॉरेंजो जब उसे ये पता चलता है कि जो पोर्सिया है वो बेलमंट के रास्ते में आ रही है, मतलब रास्ते में आ रही है, वो म्यूजिक के लिए ऑर्डर देता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी म्यूजिक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज पोर्सिया वो टू डू। पोर्सिया एक शपथ लेती है व्हेन शी लर्न्स, जब उसे पता चलता है दैट बेसिनियो नो लॉन्गर हैज़ द रिंग शी गेव हिम, कि जो बेसिनियो है उसके पास वो रिंग नहीं है जो उसने उसे दी थी। तो वो कसम लेती है उसे मेक हर हस्बैंड अ कुकोल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट न्यूज़ डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेज एंड। जब प्ले ख़त्म होता है, प्ले के एंड में एंटोनियो को क्या न्यूज़ मिलती है, तो उसे न्यूज़ मिलती है सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट, यानी कि जो शिप्स की जो हमें न्यूज़ मिली थी कुछ जो डूब गए थे, ऐसा लगा था हमें कि जो शिप्स हैं वो हमारे डूब गए हैं, वो पोर्ट पर आ गए हैं, यानी कि उसके जो शिप्स हैं वो वापस आ जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर्स फादर प्रोफेशन, यानी विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे उनका प्रोफेशन क्या था, तो वे ग्लोब मेकर थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी ग्लोब मेकर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। What title did King James bestow upon Shakespeare's acting company, यानी किंग जेम्स ने कौन सा टाइटल दिया शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी को, यानी कि पहले उनकी कंपनी को चम्बरलेन कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में किंग जेम्स के राजा बनने के बाद उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम क्या हो गया किंग्समैन, इन्हीं के नाम पर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। This play contains some of Shakespeare's most anti-Semitic characters, but it is unclear if Shakespeare shared this view. ठीक है, so the right option will be C, anti-Semitic. क्वेश्चन नंबर है 58। दिस प्ले contains Shakespeare फर्स्ट ग्रेट फीमेल हीरो। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि इस प्ले में जो शेक्सपियर है उसका फर्स्ट ग्रेट फीमेल हीरो इस प्ले से मिलता है हमें, क्योंकि जो पोर्सिया है उसे इस प्ले का हीरो माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। व्हाई डज बेसिनियो नीड ए लॉन, बेसिनियो को नीड की लॉन की नीड क्यों थी, टू कोर्ट एंड हियरेस, यानी कि हियरेस के कोर्ट में उसे जाना था। सो इसीलिए उसे लॉन की ज़रूरत थी क्योंकि उसे पोर्सिया के यहाँ जाना था। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मच मनी डज शाइलॉक ऑफर टू लैंड बेसिनियो, कितनी मनी शाइलॉक ने दी थी बेसिनियो को चाहिए थी 3000 डुकेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 3000 डुकेट दिए थे शाइलॉक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। हु डज शाइलॉक डॉटर जेसिका प्लान टू एलोप विथ, यानी कि जो शाइलॉक की डॉटर है जेसिका वो किसके साथ एलोप करने का प्लान करती है, तो लॉरेंजो के साथ वो अपना एलोपमेंट करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लॉरेंजो। देखिए क्वेश्चन नंबर 62। इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया, पोर्सिया से शादी करने के लिए स्वीटर्स मस्ट चूज वन ऑफ 3 कास्केट। व्हाट इज़ द करेक्ट कास्केट मेड ऑफ, यानी कि जो स्वीटर्स आए थे उनको वहाँ पर 3 कास्केट उनको चूज़ करनी थी, कोई 3 कास्केट में से कोई एक कास्केट सेलेक्ट करनी थी जब उनकी शादी किससे हो सकती थी, पोर्सिया से हो सकती थी। तो जो सही कास्केट थी वो किसकी बनी हुई थी, तो वो लेड की बनी हुई थी, जिसे किसने सेलेक्ट किया था, बेसिनियो ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। और जो सिल्वर की थी वो प्रिंस ऑफ एरागॉन ने सेलेक्ट की थी, जो कि रॉन्ग थी, और जो गोल्ड कास्केट थी वो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने सेलेक्ट की थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. वॉट डज पोर्सिया गिव बेसिन्यू एज ए टोकन ऑफ हर लव. पोर्सिया अपने प्यार टोकन ऑफ लव के रूप में उसे बेसिन्यू को क्या देती है, तो वो उसे एक रिंग देती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, अ रिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. वॉट डज साइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेस एज बॉन्ड फॉर द लोन. अ पाउंड ऑफ फ्लैश. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65. हु इज़ द क्लेवरेस्ट करेक्टर इन द प्ले. इस प्ले का सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट करेक्टर कौन है. तो पोर्सिया को क्लेवरेस्ट करेक्टर माना जाता है क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से इस प्ले को एक हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट कर देती है. क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्ले कैसा लगता है, हमें ट्रेजेडी लगता है क्योंकि फ्लैश ऑफ पाउंड उसका ले लेता है वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लास्ट में इसकी एक हैप्पी एंडिंग कर देती है वो अपनी विट से. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स एंटोनियो. या एंटोनियो को कौन सी विशेषता डिस्क्राइब करती है, किस तरीके का व्यक्ति है वो. रिलेबल है, लाइट हार्टेड है, काम है, या फिर मर्क्यूरियल है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मर्क्यूरियल है वो, यानी कि एक अस्थिर व्यक्ति है, फिकल फिकल कहते हैं जिसको. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. हाउ डज ग्रेशियानो बिहेव टुवर्ड्स शाइलॉक. शाइलॉक की तरफ वो किस तरीके का बिहेव करता है ग्रेशियानो शाइलॉक के लिए. सो इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. हु प्रिसाइड्स ओवर एंटोनियोज ट्रायल. इसके जो ट्रायल है एंटोनियो का वो कौन प्रिसाइड करता है. सो द प्रिंस द ड्यूक ऑफ वेनिस. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ड्यूक करते हैं. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. हाउ डू मोस्ट क्रिटिक डिस्क्राइब शाइलॉक. ज़्यादातर जो क्रिटिक्स हैं वो शाइलॉक को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. देयर इज़ नो कंसेंसस. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. विच इमेज अपीयर इन एल एलिग्रो. एल एलिग्रो में कौन सी इमेज अपीयर होती है. एल एलिग्रो में टॉवर की इमेज अपीयर होती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, टॉवर. देखिए क्वेश्चन नंबर 71. हाउ मैनी लाइन्स. कितनी लाइन्स हैं द प्रील्यूड टू एल एलिग्रो. एल एलिग्रो का जो प्रील्यूड है उसमें कितनी लाइन्स हैं. प्रील्यूड मतलब इंट्रोडक्शन, यानी इस ये जो पोएम है एल एलिग्रो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है. इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 10 लाइन्स में लिखा गया है. तो उन इंट्रोडक्टरी लाइन्स को यहाँ पूछा जा रहा है, तो वो 10 लाइन्स में है. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 10 लाइन्स. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. विच फॉर्म डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रील्यूड. प्रील्यूड की राइम स्कीम क्या है, यानी कि जो मिल्टन की ने एलिग्रो जो कविता है मिल्टन की, उसकी स्टार्टिंग में उसकी इंट्रोडक्टरी जो 10 लाइन्स हैं उस इंट्रोडक्शन को ही हम प्रील्यूड कहते हैं, या फिर कह लो आप प्रोलोग कह लो उसको, या फिर प्रील्यूड दोनों ही हम कह सकते हैं. ठीक है. तो वो 10 लाइन्स में है. उसके बाद बाकी का जो पार्ट है पोएम का वो कपलेट में है. ठीक है. तो ये जो प्रीलूड है इसकी राइम स्कीम अलग है और बाकी जो पोएम है पूरी उसकी राइम स्कीम क्या है, वो अलग है इन 10 लाइन से. ठीक है. तो इसमें उन्होंने सोनेट, ये जो 10 लाइन्स हैं ये उन्होंने सोनेट में रखी हैं. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सोनेट. ठीक है. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. द मेजॉरिटी ऑफ एल एलिग्रो इज रिटिन इन. ठीक है. तो मैंने अभी बताया कि जो एल एलिग्रो की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा मोस्टली जो पार्ट है इस पोएम का वो किस में लिखा गया है, तो वो कपलेट में लिखा गया है ना. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक कपलेट. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रील्यूड है इसका, इस पोएम का, यानी कि जो इसकी प्रस्तावना है, हिंदी में प्रस्तावना कह लो आप, तो वो तो 10 लाइन्स में है जिसे इन्होंने सोनेट में लिखा है, सोनेट की फॉर्म में लिखा है मिल्टन ने. एंड इसका जो बाकी का जो मेजॉरिटी पार्ट है इस पोएम का वो एक कपलेट की फॉर्म में है. कपलेट भी जो है दो तरह से होते हैं, जैसे हीरोइक कपलेट होता है और एक होता है ऑक्टोसिलेबिक. तो वो ऑक्टोसिलेबिक में इन्होंने लिखी है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74. द पनिशमेंट अनाउंस बाय द जूरी फॉर फॉल्डर इज. तो कितना पनिशमेंट अनाउंस किया गया फॉल्डर के लिए. फॉल्डर एक करेक्टर है, जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया प्ले है एक जस्टिस उसमें.
ठीक है। सो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पेनल सर्विट्यूड फॉर 3 years इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, 3 साल का पनिशमेंट अनाउंस किया। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हु वॉज द जस्टिस फॉर द केस ऑफ फोल्डर इन द कोर्ट। जस्टिस कौन है, उनका नाम बताना है आपको, जो फोल्डर का केस लड़ रहे थे कोर्ट में। सो he is Mr. Justice Floyd. So the right option will be A. And next question number 76. Who was the chaplain in the prison? Chaplain कौन है जेल में? Hughes Miller. So the right option will be A. And next question number 77. Who is known for the allegorical novella Animal Farm 1945 यानी 1945 में लिखा, and the dystopian novel 1984। ठीक है, ये दोनों जो फेमस वर्क हैं, एनिमल फार्म जो कि एक एलोगरिकल नोवेला है, और एक नोवेल और है इनका वेल नोन डायस्टोपियन, जो कि जिसका पूरा नाम है 1984, जो लिखा गया 1949 में। यानी कि 1984 1984 इसका नाम है, लिखा नहीं गया 1984 में, ये पूरा कंप्लीट नेम है इस नोवेल का, डायस्टोपियन 1984, जो कि लिखा गया था 1949 में। तो ये किसका वर्क है? ये जॉर्ज ऑरवेल के वर्क हैं दोनों। ठीक है, एनिमल फार्म एंड डायस्टोपियन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, who is famous for the maxims all animals are equal but some animals are more equal than others, 4 lakh good 2 lakh bad, 4 lakhs good 2 lakh better। ये एक मैगजिम्स यानी कि कहावत है, किसके द्वारा दी गई है? सो एनिमल फॉर्म लिखा है और जॉर्ज ऑरवेल ने, तो ये उन्हीं के इस वर्क से ये लाइंस ली गई हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉर्ज ऑरवेल। एंड नेक्स्ट है 79, who was the first to achieve critical notoriety for his use of blank verse। यानी कौन थे फर्स्ट, जो पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे जिन्हें क्रिटिकल नोटोरिटी मिली अपने ब्लैंक वर्स के यूज़ के लिए, विच become the standard for Elizabethan era, the critics later referred it as mighty line। यानी कि ऐसे व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि जिन्हें क्या हुआ, जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को जब सबसे पहले यूज़ किया लिटरेचर में, तो उन्हें नोटोरिटी यानी क्रिटिकल नोटोरिटी झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में वही ब्लैंक वर्स क्या हुआ, एलिजाबेथन एज का स्टैंडर्ड बन गया। यानी कि जितना भी लिटरेचर लिखा गया एलिजाबेथ में, मोस्टली इसको यूज़ किया गया ब्लैंक वर्स को। एंड द क्रिटिक्स लेटर रेफर्ड इट एज ए माइटी लाइन, और ये क्या बन गई लास्ट बाद में क्रिटिक्स द्वारा इसे रेफर किया गया माइटी लाइन। तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट इसको यूज़ किया था, मतलब अचीव किया था? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो की जो ब्लैंक वर्स थी वो बाद में क्या बन गई, माइटी लाइन बन गई। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हु इज़ नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजेडीज। ये कुछ ट्रेजेडीज यहाँ दी गई हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं आपको बताना है। ठीक है, देखो पहली है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज टम्बरलिन पार्ट 1 1587, पार्ट 2 1587 88 में आया, द ज्यू ऑफ माल्टा 1589 1590, एंड डॉक्टर फॉस्टस 1588 1592, एंड एडवर्ड द सेकेंड 1592। ये कुछ ट्रेजेडीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी हैं एलिजाबेथन एज की, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, और ये एक यूनिवर्सिटी वेट थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हुज द वाइट डेवल, है ना, 1609 1612 एंड डचेस ऑफ माल्फी 1612 13 पब्लिश 1623 आर जनरली रिगार्डेड एज द पैरामाउंट 17th सेंचुरी। ठीक है, ये दो वर्क और बहुत इंपॉर्टेंट हैं 17th सेंचुरी के, जिसमें कि वाइट डेवल है और एक आपका डचेस ऑफ माल्फी है, जिन्हें क्या माना जाता है, पैरामाउंट माना जाता है 17th सेंचुरी का। तो जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी से काफ़ी अलग थी ये फॉर्म में। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई जॉन वेबस्टर के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच प्ले इज अ रीटेलिंग
retelling of the intrigue involving Vittoria Acroboni, an Italian woman assassinated at the age of 28 and was a failure when staged at the Red Bull Theatre in 1612, being too unusual and intellectual for its audience. ये है White Devil. So the right option will be A. And next है question number 83. All for Love, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इज ए 1667 हीरोइक ड्रामा. ये एक हीरोइक ड्रामा है. ऑल फॉर लव कह लो या फिर द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इज ए 1667 हीरोइक ड्रामा बाय. ये लिखा गया था जॉन ड्राइडन के द्वारा, विच इज़ नाउ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट परफॉर्म प्ले, जो कि अब उनका ये सबसे बेस्ट नोन प्ले माना जाता है जॉन ड्राइडन का, और मोस्ट परफॉर्म प्ले है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जॉन ड्राइडन. ये ठीक है, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84. विच वर्क इज एन एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लोपैट्रा एंड फोकसेस ऑन द लास्ट आवर ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन. ठीक है, तो कौन सा वर्क माना जाता है, इमिटेशन माना जाता है शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लोपैट्रा, एंड फोकस करता है लास्ट आवर, जो अब हीरो और हीरोइन की डेथ हो रही होती है उस लास्ट मोमेंट को इसमें फोकस करता है. तो ऑल फॉर लव जो जॉन ड्राइडन ने लिखा है हीरोइक ड्रामा, उसी की बात हो रही है. ये इमिटेशन है किसका, जो शेक्सपियर का प्ले है एंटनी एंड क्लोपैट्रा, उसी की इमिटेशन है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85. कैटो ट्रेजेडी इज अ प्ले रिटन बाय, एक कैटो ट्रेजेडी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जोसेफ एडिशन के द्वारा लिखी गई थी इन 1712 में एंड परफॉर्म ऑन 14 अप्रैल 1713 में. ठीक है, तो ये लिखी गई 12 में 1700 और परफॉर्म हुई 1713 में. ठीक है, कैटो जिसे माना जाता है ट्रेजेडी की ग्रेव, बहुत बेकार ट्रेजेडी लिखी थी इन्होंने ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ अ प्रोलॉग रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड एन एपिलॉग बाय सैमुअल गार्थ. तो ठीक है, कौन सा प्ले है इनमें से जिसमें कि प्रोलॉग लिखी गई अलेक्जेंडर के द्वारा, और जो एपिलॉग है इस प्ले की लिखी गई सैमुअल गार्थ के द्वारा. तो ये मोस्ट फेमस एंड परफॉर्म प्ले है बाय जॉन ड्राइडन, ऑल फॉर लव. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. द वे ऑफ द वर्ल्ड इज ए प्ले रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट. द वे ऑफ द वर्ल्ड एक प्ले है जो लिखा गया इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम कॉन्ग्रीव. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग करेक्टर्स मिराबेल, मिलामेंट, लेडी विशफोर्ड, सर विलफुल ETC. यानी कि ये कुछ करेक्टर्स हैं इस प्ले में. ये कौन सा प्ले है आपको बताना है. तो ये अभी मैंने ऊपर बताया द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय कॉन्ग्रीव, इसी के ये करेक्टर हैं. तो आपका ए वाला है ऑप्शन, वो ठीक हो जाएगा, द वे ऑफ द वर्ल्ड. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89. हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766, हिज पेस्टरल पोएम द डेजर्टेड ब्लेज 1770, एंड हिज प्लेज द गुड नेचर्ड मैन 1768, एंड सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूअर 1771, फर्स्ट परफॉर्म इन 1773. तो कौन जाना जाता है इसके लिए, सभी के सभी जितने भी वर्क यहाँ दिखाए हैं ये सभी हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ के. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90. हु इज thought to have written the classic children tale The History of Little Goody Two Shoes 1765. यानी कि किसे माना जाता है क्लासिक चिल्ड्रन टेल के लिए जो वेल नोन है, फेमस हैं, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज. 1765 में उन्होंने एक चिल्ड्रन टेल लिखी. तो ये भी गोल्ड स्मिथ हैं, ओलिवर. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. स्कूल फॉर स्कैंडल एक कॉमेडी है, मैनर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जो किसके द्वारा लिखी गई. ठीक है, बताना है आपको. एंड वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड भी हुई पहली बार लंदन में ड्रूई लेन थिएटर ऑन 8 मई 1777. ठीक है, तो ये लिखी गई थी शीडन के द्वारा, शीडन जिनका पूरा नाम है रिचर्ड ब्रिंसली शीडन. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92. विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलर करेक्टर. यानी कौन से प्ले में ये कुछ नीचे दिए गए करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सर पीटर
लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, मारिया, लेडी स्नीरवेल, सर बेंजामिन बैकबाइट। सो ये सभी के सभी कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? द स्कूल फॉर स्कैंडल, जो लिखा गया है स्वीडन के द्वारा। सो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन इंग्लिश पोइट and playwright was more famous for dramatic monologue and wrote the popular verse dramas? स्टेफोर्ड 1837, पिप्पा पासेस 1841। यानी कौन है ये विक्टोरियन इंग्लिश पोइट जो फेमस है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए और उन्होंने पॉपुलर वर्स ड्रामा लिखे, ये दोनों। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ये पिप्पा पासेस 1841 में इन्होंने लिखा, स्टेफोर्ड लिखा 1837 में, रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हु इज़ बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग? कौन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए मोस्ट फेमस है, जाना जाता है? जैसे प्रोफाइराज लवर, माई लास्ट डचेस, द पाइट पेपर ऑफ हैमलिन, रब्बी बैन इजरा, एवलिन होप एंड फ्रा लिपोलिपी, द लॉस्ट लीडर एंड प्रोस्पाइस। ये सभी की सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर हैं एंड बिलोंग रिलेटेड टू विक्टोरियन एज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। हु अमंग द फॉलोइंग, इन निम्न में से कौन कौन था वॉज एन इंग्लिश राइटर, जो कि इंग्लिश राइटर था, हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, जिसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इंग्लिश लिटरेचर में। कैसे? एक पोइट के रूप में, एक प्ले राइट के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, मॉरलिस्ट के रूप में, क्रिटिक के रूप में, बायोग्राफर भी रहे हैं, एडिटर के रूप में भी और लेक्सिक कोरियोग्राफर के रूप में भी। तो ये हैं सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने अद्वितीय योगदान दिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सैमुअल जॉनसन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। ओके, पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1755, यानी 1755 में एक डिक्शनरी पब्लिश हुई ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की एक डिक्शनरी पब्लिश हुई 15 अप्रैल 1755 में। इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय। तो ये जो डिक्शनरी है जो कि अप्रैल में पब्लिश हुई है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट। ठीक है, ये एक वर्क है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट 1779-81, अल्टरनेटिवली नोन बाय द शॉर्टर टाइटल लाइव्स ऑफ द पोइट, इज अ वर्क बाय। ये भी सैमुअल जॉनसन का वर्क है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं लाइव ऑफ पोइट, कंपेराइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ 52 पोइट, जिसमें कि 52 पोइट्स की बायोग्राफी है और क्रिटिकल अप्रेजल देखने को मिलता है। तो ये सैमुअल जॉनसन की ही है, उन्होंने लिखी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विच इंग्लिश राइटर, कौन इंग्लिश राइटर हैं एंड प्यूरिटन प्रीचर हैं बेस्ट रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्रिश्चियन एलेगरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस? यानी कि कौन इंग्लिश राइटर एंड प्यूरिटन प्रीचर जो बेस्ट मतलब रिमेंबर किए जाते हैं क्रिश्चियन एलेगरी लिखने के लिए? द पिलग्रिम प्रोग्रेस बहुत फेमस एलेगरी है इनकी, यानी वर्ल्ड की बेस्ट 3 एलेगरी हैं, उनमें से ये एक है। तो ये हैं जॉन बनियान। सो द राइट ऑप्शन विल बी जॉन बनियान। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। ग्रेस अबंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स और अ ब्रीफ रिलेशन ऑफ एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड इन क्राइस्ट टू हिज पुअर सर्वेंट जॉन बनियान इज अ प्यूरिटन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। यानी कि एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जो किसके द्वारा लिखी गई? जॉन बनियान के द्वारा। जब ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के द्वारा खुद अपने बारे में लिखना है ना, किसी लेखक के द्वारा, तो वो है, तो ये जॉन बनियान ने खुद से लिखी अपने बारे में। तो ये बी आपका सही हो जाएगा, जॉन बनियान के द्वारा लिखी गई है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी जो उनके खुद के बारे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑथर इज नोन बाय हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल? यानी कौन सा ऑथर अपने पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना जाता है? सो एरिक आर्थर ब्लेयर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एरिक आर्थर ब्लेयर को उनके पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल से जाना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। पीजीटी 2013 में ये आया है क्वेश्चन। द यंग वन ऑफ ए कैट इज, यानी कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किचन बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, और पीजीटी 13 में आया है ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, द प्लूरल ऑफ एल्मिनस इज, इसका प्लूरल फॉर्म बताना है आपको, ये भी पीजीटी 13 में आया हुआ है, तो एल्मिनी हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे कुछ एरर फाइंड आउट करनी है। आपके 4 पार्ट दे रखे हैं जिसमें किसी एक पार्ट में हमें एरर फाइंड आउट करनी होती है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 20 माइल्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रैवल, नो एरर। सो यहाँ पे आप है 20 माइल्स, ये एक कॉमन नाउन है जिसके साथ वैसे तो दोनों वर्ब सिंगुलर प्लूरल आ सकती हैं, बट जब यहाँ ये यूनिट के रूप में आता है तो यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे आपका इज होता, तब ये आपका करेक्ट होता। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर, परसेंटेज ऑफ ए गुड लीडर आर नॉट वेरी हाई, नो एरर। तो यहाँ पर आपकी जो सी पार्ट है इसमें एरर है। यहाँ पर अगर आपका इज होता तब ये करेक्ट होता, आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, द टीचर विद हिज 2 सन्स इज डूइंग रिसर्च, यानी कि जो टीचर है अपने 2 बच्चों के साथ में क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, तो वो बिल्कुल सही आई है, यहाँ इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता वर्ब पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्नड नथिंग देयर, वो स्कूल में था बट वहाँ पे उसने कुछ भी नहीं सीखा है। तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब प्रेजेंट आगे वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 107, हिज फीलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जो ए है वहाँ पर आपका एरर पार्ट है, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप इन द क्राउडेड सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एक डेंजर होता है, पैनिक डेंजर, जब क्या होती है एक फायर ब्रेकअप होती है क्राउडेड सिटी में, है ना, क्राउडेड सिटी में। तो यहाँ ब्रेकअप से ये गलत है, यहाँ पे आपका जो सी वाला पार्ट है वो गलत है, ब्रेक आउट होता है, नॉट ब्रेकअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि इसमें आपको देखना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। टीजीटी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वी रेयरली सी ए लॉइन। तो ये आपको जो पहला वाला है वो करेक्टली दिया गया है, बाकी सभी की सभी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 एंड 111, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज फ्रॉम द चॉइस गिवन टीजीटी 2016, यानी 2016 टीजीटी में ही आया हुआ है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में देना है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आपको बनाने हैं। देखिए 110 वाला, एज द वेदर वॉज बैड, क्योंकि वेदर जो है ख़राब था, वी स्टेड इंडोर, हम घर पे ही रहे। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, इट बीइंग ए बैड वेदर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 सेंटेंस होते हैं, लेकिन सिंपल में एक ही सेंटेंस होता है। तो इट बीइंग ए बैड वेदर वी स्टेड इंडोर, खराब वेदर होने पर हम घर पर ही रह गए, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ऐसा बिलीव किया गया कि वो जो है मलेरिया से उसकी डेथ हो गई, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स की जब बात होती है, तो एक हो गया हमारा ये, एक हो गया ये। तो इट इज़ बिलीव्ड, ठीक है, दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, वन हु प्रेजेंट अ रेडियो प्रोग्राम, यानी कि वह व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं। ये यहाँ पे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गई, रेडियो जॉकी उसे बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रेडियो जॉकी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, एनिमल और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप, यानी कि ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या ग्रुप में ही रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें ग्रीगेरियस बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, द burial of a corpse in a grave or tomb typically with funeral rites. So the right option will be A, interment. And next है क्वेश्चन नंबर 115, an art of growing and training of a plant to a miniature from having a natural look of old as. So bonsai. So the right option will be A, इसे bonsai कहते हैं। And next है यहाँ पर, read the following passage and answer the questions
160 से 120। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका पैसेज है जिसमें आपको 116 से 120 तक क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन रीड करके और फिर इस पैसेज से वो करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।